वेलकम बैक स्टूडेंट। हमारा जो है वीडियो क्लिप थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। बात कर रहे थे हम कैश मैनेजमेंट की। कैश से रिलेटेड हमने कुछ डेफिनेशंस की। अब जस्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कैश मैनेजमेंट के, कैश को कैसे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपल इसमें टर्म जो कि मेरे ख्याल में कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऑलरेडी फेमिलियर भी होते हैं। तो लेकिन जो चीज़ें नहीं, अगर आइडिया उनको हो तो इस चीज़ पे चले, आप लोगों की भी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया हो जाए। The term cash management just refer to the planning, controlling and accounting for the cash transaction and cash balances। ठीक हो गया। जो भी प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, अकाउंटिंग इससे रिलेटेड, कैश की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी है उसको हम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैश मैनेजमेंट का एक हिस्सा होगा। बेसिक ऑब्जेक्ट जो कैश मैनेजमेंट के हैं वो क्या हो सकते हैं, देखिए। प्रोवाइड एक्यूरेट अकाउंटिंग फॉर कैश रिजर्व, कैश डिस्बर्समेंट एंड कैश बैलेंसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करें, आई मीन कैश रिसिप्ट कर रहे हैं, कैश डिस्बर्समेंट कर रहे हैं, किसी को कैश दे रहे हैं हम, या फिर जो भी कैश बैलेंसेस हैं, तो वो एक्यूरेट होने चाहिए, उसमें कोई एस्टिमेटेड वैल्यू ना हो। ठीक है। सेकंड जो है प्रिवेंट द मिनिमाइज लॉसेस फ्रॉम द थेफ्ट एंड फ्रॉड। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? थेफ्ट तो ऑब्वियसली बात है कि आप कैमरास लगा लें, ठीक है। कोई फ्रॉड वगैरह अगर कोई कर रहा है तो उसमें ये होता है कि जो आपके अकाउंटेंट्स हैं, साथ में आपके जो सेल्समैन हैं, या ऐसे लोग जो कि कैश रिसिप्ट और कैश डिसबर्समेंट में साथ हैं, तो वो डिफरेंट लोग होने चाहिए। ठीक है। अगर एक ही पर्सन को हम एज अ डील करने के लिए रख लेते हैं कि वो सारे के सारे कैश रिसिप्ट भी खुद करेगा, कैश डिसबर्समेंट भी खुद करेगा, तो उसमें फिर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या उसका सिंसियर होना लाजमी है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके पास कि मिनिमाइज आप जो है लॉस को कर सकते हैं, तो उसको कैसे बचा जा सकता है। और थर्ड आपके पास anticipate the need for the borrowing and the assured the availability of the adequate amount of the cash for conducting business operation। हमें पता होना चाहिए कि जो हम बारो नीड कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो आपके पास कैश जो बिजनेस से प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों का जो एक आई मीन का ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो उस चीज़ का भी हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है। और प्रिवेंट द अननेसेसरी लार्ज अमाउंट ऑफ द कैश फ्रॉम द सिटिंग आइडल इन द बैंक अकाउंट दैट प्रोड्यूस नो रेवेन्यू। जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, और हमारी बेस ही ये थी कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, हमने उसको कहा ही ये था कि हमारे पास अगर कैश इजाफी पड़ा हुआ है, सरप्लस पड़ा हुआ है, और वो हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, तो ये भी यही बात उसने यहाँ पे कर दी है कि जस्ट एक आप बैंक अकाउंट में जो है कैश लार्ज अमाउंट रख देते हैं, अननेसेसरी कैश जो कि आप आगे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो वो एक कैश मैनेजमेंट या कैश एक किस्म का आप दायर कर रहे हैं। ठीक है। तो बेहतर है उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करें। ठीक हो गया जी। चलिए, ये थी कैश मैनेजमेंट जो कि खत्म हुआ। आगे है बैंक स्टेटमेंट। ऐसे स्टूडेंट जिनका बैंक में अकाउंट है, ठीक है, या उनकी फैमिली में, लाजमी बात है, फैमिली, फ्रेंड एंड फैमिली में बैंक अकाउंट होते हैं, तो आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी ऑलरेडी फेमिलियर होगा। हाँ, ये और बात है कि अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है, आपने वो स्टेटमेंट देखी नहीं है, ठीक है, तो ईच बैंक प्रोवाइड द डिपॉजिटर अकाउंट होल्डर विद अ स्टेटमेंट ऑफ अ डिपॉजिटर अकाउंट। जो आगे नीचे एग्जांपल भी आपको दी गई है। और ये आपको जो बैंक स्टेटमेंट होती है, ये डिपॉजिटर के जो आई मीन के स्टार्ट ऑफ द मंथ से जितना भी कैश आया, जो भी एडिशंस हुए, जो भी क्रेडिट हुआ उसके अकाउंट में, जो भी सब्ट्रैक्ट होते रहे, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ, ये सारे के सारे बैलेंस को जो है शो कर रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक ऐड की है, ये देखें। कस्टमर का अकाउंट नंबर आपको नजर आ रहा होगा टॉप राइट पे, ठीक है, और साथ ही जो है कंपनी पार्क व्यू कंपनी है, और उसका एड्रेस है, कंपनी जो बैंक है वेस्टर्न नेशनल बैंक है। ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31 2011। ठीक है। जो स्टेटमेंट है 31 जुलाई की ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखें, आपको जो डेट है, डेट नजर आ रही है, जो पर्टिकुलर्स वगैरह हैं, यहाँ पे इसमें देखें दो उसने जो है समरीज तैयार करके दी हुई हैं। एक समरी जो है, फर्स्ट जो समरी है, ये आपको जो है शो कर रही है डिपॉजिट एंड अदर इंक्रीज, जो कि क्रेडिट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके अकाउंट में पैसा आया है, ये सारी उसकी डिटेल है, जिस जिस डेट में आया और जितनी अमाउंट से आया है, ठीक है, ये सारा उसका सम किया हुआ है, ये यहाँ देखते सम है। और ये जो पहला आपको ऊपर 5029 नजर आ रहा है,
ये आपका प्रीवियस जो जून एंड हुआ था उसका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो डेबिट हुए, आई मीन के विथड्रॉ करवाते रहे आप, चेक देते रहे लोगों को, ठीक है, कंपनीज को, ठीक है, तो उसमें जितने भी विथड्रॉ आपकी अमाउंट हुई है अकाउंट से, तो उसका टोटल और इन दोनों का डिफरेंस लेके उसने फाइनल बैलेंस जो दिया हुआ है, ये एट द एंड आप देखें जुलाई 31 बैलेंस दिस स्टेटमेंट, ठीक है। जो हमारा जुलाई का बैलेंस है अब वो क्या है 5000.17, ठीक है, 5000.17 ये हमारा बैलेंस अकाउंट, आई मीन ये शो कर रहा है कि आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट, इतने डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बाकी ये आपको जो सीएम है, आईएनटी है, डीएम है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी जो सिंबल्स हैं ये इधर नीचे दी हुई हैं। लाइक सीएम जो है एक क्रेडिट मेमोरेंडा को शो कर रहा होता है, डीएम जो है डेबिट मेमोरेंडा को शो कर रहा होता है, ठीक है। ये सारी इनकी जो है डिटेल उसने दी हुई है। चलें अब आपको एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चलूँ, शायद आपको आइडिया भी हो कि नॉर्मल जो बैंक का ट्रीटमेंट होता है, बैंक जब भी हम डिपॉजिट करवाते हैं एज अ डिपॉजिट, ठीक है, अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं और आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक इसको क्या करता है, क्रेडिट करता है, ठीक है, आपके अकाउंट को क्या कर देता है, क्रेडिट लिख देता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैंक आपके अकाउंट को क्या कर देगा जी, क्रेडिट कर देगा, क्यों कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसकी रीजन ये होती है कि जैसे ही जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मैंने अपने अकाउंट में 1000 डिपॉजिट करवाया, ठीक है, तो बैंक इसको क्या करता है, क्रेडिट करता है, क्यों करता है, उसकी रीजन ये होती है, बैंक कहता है कि ये अकाउंट होल्डर का पैसा है, मेरा नहीं है, तो ये इस अकाउंट होल्डर को मैंने देने हैं, तो ऑलरेडी ही वो क्रेडिट फॉर्म में लिख लेता है, ठीक है। हाँ, जब एज अ अकाउंट होल्डर मैं इसको विड्रॉ करवा लेता हूँ तो उस केस में फिर बैंकर क्या करता है, अगर मैं विड्रॉ करवा लेता हूँ इस अमाउंट को, तो बैंकर उस वक्त क्या करेगा, इसको डेबिट कर देगा, ठीक है, कि उसने पैसे दे दिए 1000, ठीक है। तो ये बैंक की ट्रांजैक्शन होती है जो कि वो डेबिट क्रेडिट को कर रहा होता है। इसी वजह से ये जो ऊपर है जो डेबिट्स शो हो रहे हैं ये विड्रॉ को शो कर रहे हैं सारे के सारे, कि आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए, ठीक है, बैंक इसको डेबिट एंट्री में लिख रहा होता है, और बाकी ये जो क्रेडिट है बैंक इसको जो है क्रेडिट एंट्री में लिख रहा होता है, जो आप जो है डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी, ये बैंक स्टेटमेंट थी, उसको व्यू किया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन है, बैंक रिकॉन्सिलेशन को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, रिकॉन्सिलिंग दी बैंक स्टेटमेंट, अब बात ये है कि देखें थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बैंक जब एज अ बैंकर, एज बैंक में हमारी कंपनी का अकाउंट है, ठीक है, और हमारे उस अकाउंट में जो भी बैंक इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, या फिर जो है विड्रॉ हम अपने अकाउंट से करवा रहे हैं, इस चीज़ को बैंक कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कि आपके अकाउंट में इतने इतने पैसे आए हैं, ठीक है, और इतने पैसे जो है विड्रॉ होते रहेंगे, ठीक है। और नो डाउट हमारा भी कंपनी का एक अकाउंटेंट है जो कि इस काम को कर रहा है, ठीक है, जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं, जितनी भी पेमेंट रिसिप्ट की जा रही हैं, कहीं डिस्बर्समेंट का केस है, कहीं रिसिप्ट का केस है, इन सारी चीज़ों को वो अपने पास लिख रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ लें कि कैश एक सिंगल अकाउंट है, लेकिन इसको दो पार्टीज जो हैं, एक हमारा कंपनी का अकाउंटेंट, ठीक है, एक जो है बैंक जो है इसको क्या कर रहा है, इसको जो है मेंटेन कर रहा है। तो इसी वजह से इनमें डिफरेंस आ जाता है कि दो जब पार्टीज अलग जगह पे बैठ के इस काम को कर रही होती हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो डेफिनेशंस है वो आप लोग इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन देख सकते हैं। बैंक reconciliation is a schedule explaining any difference between the balance shown in the bank statement and the balance shown in the depositor accounting period. Understand? जब अकाउंटिंग डिपॉजिटर अकाउंटिंग पीरियड, डिपॉजिटर्स का जो एक लेजर कैश अकाउंट है और उसका बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जब डिफरेंस आ जाए, उसी की एक्सप्लेनेशन के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या है, कौन सी ऐसी रीजंस हैं, अब उन रीजंस की मैं बात करूंगा जिनके बिहाफ पे हमारा ये डिफरेंस आता है। पहली रीजन है आउटस्टैंडिंग चेक, डिपॉजिट इन ट्रांसिट, देन सर्विस चार्जेस, चार्जेस for depositing NSF check, then credit for interest earned, and at the end miscellaneous bank charges and credit। ठीक हो गया। अब इनको थोड़ा सा हम व्यू कर लेते हैं। इनको जो है ये लिखा भी हुआ है, आउटस्टैंडिंग चेक वो चेक होते हैं जो कि आपने इशू कर दिए लेकिन बैंक
में प्रेजेंट नहीं हुए। जैसे अभी हमने ऊपर चेक की बात भी की थी, ठीक है। लास्ट सेशन में चेक को मैंने कहा था ना कि यार ये डेट है और डेट चेक पे आप लगा लेते हो, लिख देते हो। 20 मई डेट आपने लिख दी है, लेकिन आपने मिस्टर अली को चेक दिया, मिस्टर अली जो है महीना जो है बैंक में वो चेक को प्रेजेंट नहीं करता, तो ऑब्वियसली बात है पैसे आपके अकाउंट में होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे चेक होते हैं जो कि आप क्या करते हो, इश्यू कर देते हो और अपने पास रिकॉर्ड भी कर लेते हो, लेकिन वो चेक प्रेजेंट नहीं होते बैंक में, तो वो बैंक इस वजह से वो अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट से विड्रॉ नहीं हुई होती, ठीक है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट लेट आवर्स का केस होता है कि हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए या हमारे किसी भी कस्टमर ने पैसे जो है डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन ड्यू टू लेट आवर्स क्या हुए, पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए, ठीक है। हम अपने किसी अकाउंटेंट को भेज देते हैं पैसे ट्रांसफर कराने के लिए, वो जाता है बैंक में डिपॉजिट भी करा के आ जाता है, बट वो क्लियरेंस के भी चेक हो सकते हैं, लेकिन बैंकिंग आवर्स खत्म हो चुकी होती हैं, अगले 2 या 1 दिन में ही, या वीकेंड आ गया, ठीक है। तो उस केस में हमारे वैसे बैंक के पास चले जाते हैं, लेकिन एक जो सिस्टम में अपडेशन होती है वो नहीं हुई होती, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में पैसे शो नहीं होते, ठीक है। तो ये भी केस हो सकता है। आगे फर्दर देखें, सर्विस चार्जेस, किसी भी किस्म के फी हैंडलिंग है, कोई भी फीस चार्जेस हैं, वो आपके चेक बुक से रिलेटेड है, वो आपके एटीएम से रिलेटेड हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं। कोई आपने ऑनलाइन बैंकिंग या एसएमएस अलर्ट कराए हुए हैं, तो इस केस में जितने भी चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस, वो बैंक आपको एट द एंड जो है मंथ में बता देता है, और कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन वो एट द एंड स्टेटमेंट से देख सकता है, ठीक है। चार्जेस फॉर दी एनएसएफ चेक, अच्छा एनएसएफ चेक जो है ये स्टैंड फॉर नॉट सफिशिएंट फंड है, ठीक है। समटाइम आपका जो कस्टमर है वो आपको जो है डिपॉजिट करवाता है, और बैंक जनरली गिव डिपॉजिटेड इमीडिएट क्रेडिट, यही हमने बात की थी। जैसे कोई कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा कराए और हम उसको क्रेडिट कर देते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, चेक में भी प्रूव ऑफ दी अनकोलेक्टेबल, ठीक है, कि उसने डिपॉजिट करवाए, चेक डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन वो क्या है, वो क्लियरेंस का चेक था, वो डिपॉजिट ना हुआ और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए। क्यों? उसमें जो है सफिशिएंट फंड नहीं थे, तो उसमें चेक वापस चला जाता है, और बैंक इस पे क्या करता है, आपके अकाउंट को या डिपॉजिटर के अकाउंट को रिड्यूस कर देता है एज अ अनकोलेक्टेबल आइटम से, ठीक है। तो इस केस में बैंक की जो भी एक एफर्ट होती है उस पे वो चार्जेस निकाल रहा होता है। और इसका दूसरी सेंस ये भी होती है एनएसएफ की नॉट सफिशिएंट फंड में, एक ये भी क्राइटेरिया समझा जाता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे अकाउंट में जब पैसे ना हो तो बैंक हम अपने हमारे बिहाफ पे जो है किसी को पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो और एक जस्ट लाइक होता है ना ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट क्रेडिट कार्ड वाला सीन, ये उससे थोड़ा-सा मिलता-जुलता है, ठीक है। तो बैंक वो आपको पेमेंट कर देता है, और उसके बिहाफ पे जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट में आती है तो बैंक आपके अकाउंट से वो पैसे अपने पास रख लेता है, लेकिन ये 2 या 3 दिन के लिए वो जितना भी है वो चार्जेस को नॉन सफिशिएंट फंड के तौर पे वो रिसीव कर लेता है, ठीक है। अच्छा, कुछ अकाउंट्स आपके ऐसे होते हैं जिसको सेविंग अकाउंट नाम दे रहे होते हैं, तो उसपे इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो इसको हम क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट अर्न के नाम से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट, अगर कोई अकाउंट ऐसा है जिसपे क्रेडिट लगा है, इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट आया, तो वो हमें नहीं पता होता, बैंक को ही पता होता है, तो एट द एंड हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिसलेनियस बहुत सारे चार्जेस हैं, कोई भी सर्विस चार्जेस, कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई नोट रिसीवेबल था या कुछ भी ऐसा, जिसके बिहाफ पे एट द एंड हमें पता चलता है कि हाँ जी, ये मेमोरेंडा डेबिट है या क्रेडिट है, बैंक ने हमें दिया है, तो उस हिसाब से प्लस माइनस हमें करना होता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का नहीं आइडिया होता, ये बैंक स्टेटमेंट से ही पता चलता है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थी स्टूडेंट जिसके बिहाफ पे जो है डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इनके अब इन जो स्टेप आगे हम जो है फर्दर जो हमारी वीडियो है उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर ये रीज़न्स हैं, ये डिफरेंसेस हैं इनके बिहाफ पे, फिर हमारा जो ट्रीटमेंट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन में वो क्या होगा, ठीक हो गया। चले जी, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी तरफ इसकी एक एग्जांपल भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।